चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8। चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की। लेखक इसके कौन हैं? नारायण जी, कुंवर नारायण जी। कौन? सबसे पहले व्याख्या देखेंगे पाठ का। अब की बार घर लौटा तो नहीं था वह बुढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अर्थ क्या है? कवि कहता है कि जब वह परदेश से घर लौटा तो घर के सामने पुराने पेड़ को न देखकर का असमंजस में पड़ गया कि वह पेड़ कहाँ गया। वो जब घर लौटा अब की बार लेखक, तो सामने जो घर के पेड़ था वो उसको दिखाई नहीं दिया, तो उसको लगा कि ये पेड़ कहाँ गया। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांवों में फटा जूता, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। क्योंकि जब कभी गांव घर आता था वह उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाता था। वह पेड़ अधिक दिनों का होने के कारण अपना हरापन खो चुका था। डालें सूख गई थी, पत्ते झड़ गए थे, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्तों से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत होता था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था, लेकिन आंधी तूफान से लड़ते भिड़ते विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय देते हुए डटा रहता था। तात्पर्य यह है कि हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक बहादुर के समान वहां खड़ा रहता था। मतलब क्या है कि पेड़ जो था अच्छे कंडीशन में तो नहीं था, लेकिन हमेशा वहां खड़ा रहता था, एक बहादुर की भांति एक निर्भीक रूप से खड़ा था। धूप में, बारिश में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में दूर से ही ललकारता। कौन? मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में। कभी कहता है कि वह बुढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी, बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल के नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। कभी कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था वह दूर से ही आने वालों को जानकारी लेने के लिए कुछ पूछता है। जैसे ही वह पेड़ भी कभी से जानना चाहता है, तब कभी अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में क्या करता है? बैठ जाता है। मतलब कभी और पेड़ में कुछ संवाद होता था, वो बिल्कुल हमेशा वहीं खड़ा रहता था। चमड़ा उसका नष्ट हो गया था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पीला होने के कारण कि उसका वर्दी में बिल्कुल खड़ा है, और हमेशा वहां पे खड़ा होकर के कवि को लगता था कि उसे बात कर रहा है। दरअसल शुरू से ही अंदेशा था हम कहीं एक जानी दुश्मन। शहर को बचाना, घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादीरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि शुरू से ही सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थी के लिए इसे काट न दें। बात सही है, हम लोग भी पेड़ रोपते हैं तो डर रहता है कि कोई इसे तोड़ न ले दतून के लिए, क्योंकि उसके संदेह में कोई जानी दुश्मन है जो पर्यावरण को नष्ट करना चाहता है। कवि खतरों से आगाह करते हुए कहता है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिर शाह जैसे लालची और दयाहीन लुटेरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कि कवि कहते हैं कि इसे बचाना होगा, देश को, शहर को, अपने घर को, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कहने का मतलब यह है कि कवि कुंवर नारायण पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश होने से बचाते हुए उद्घोष करते हुए कहते हैं कि वह प्रदूषित पर्यावरण से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं से निजात पाने का प्रयास करेंगे। नदियों को सूखने से, हवा को अति गर्म होने से, भोज्य पदार्थ को दूषित होने से बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे। तात्पर्य यह है
कि प्रकृति की रक्षा किए बिना जीवन की सुरक्षा संभव नहीं। प्रकृति ही मानव की असली जननी है। इसी को गोद में पल करके मानव का विकास पाता है, अर्थात इसी का अन्न जल खा करके स्वस्थ रहता है। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि पेड़ पौधों की रक्षा हो ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे, नहीं तो मानव जीवन के अंत के साथ सभ्यता का भी अंत होना निश्चित है। वही कह रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे न रहें तो नदियां नाला हो जाएंगी, हवा धुआं हो जाएगा, खाना जहर हो जाएगा, जंगल मरुस्थल हो जाएगा और मनुष्य, जंगल यानी कि मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। अगला देखते हैं अब इसके पाठ के प्रश्न और उत्तर। प्यारे बच्चों, पाठ के प्रश्न और उत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि को बुढ़ा वृक्ष चौकीदार क्यों लगता था? कवि को वृक्ष बुढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि हर क्षण सीना ताने दरवाजे पर तैनात रहता था। जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार से वृक्ष भी दरवाजे पर क्या रहता था? हमेशा खड़ा रहता था। वो हमेशा बुढ़े की तरह तैनात रहता था। अगला प्रश्न है कि कवि और वृक्ष में क्या संवाद होता था? तो कवि और वृक्ष में यही संवाद होता था कि वृक्ष एक चौकीदार की भांति दूर से ही पूछता था तुम कौन हो। कवि एक मित्र के रूप में अपना परिचय देता था। मानव और वृक्ष का संबंध बहुत ही मधुर है। मानव पेड़ की रक्षा करता है तो पेड़ ऑक्सीजन को छोड़कर मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। कवि वृक्ष दूर से ही सावधान करता था कि तुम्हारा बिना, मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व कायम नहीं रह सकता है। तो कवि अपने दोस्त को आश्वस्त करता है कि हम तुम्हारे रक्षक हैं। इस प्रकार वृक्ष और कवि में हित अनहित का संवाद होता था। मतलब कवि और वृक्ष में यही संवाद होता था। कवि दूर से ही पूछता था कि तुम कौन हो, तो कवि दोस्त की तरह परिचय देता था। कवि मानव से, वृक्ष मानव कवि से कहता था कि हम तुमको ऑक्सीजन छोड़ करके तुम्हारे जीवन देते हैं। तो ये बोलता था कि हम तुमको बचाते हैं, तुमको संभाल के रखते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। किसी भी कविता या कहानी का शीर्षक विषय वस्तु उद्देश्य घटना चरित्र के आधार पर रखा जाता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या विषय वस्तु के अनुकूल है, क्योंकि यह कविता काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण मनुष्य सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती है तथा संपूर्ण मानव जाति को संदेश देती है कि यदि वृक्षों की रक्षा नहीं की गई तो पर्यावरण असंतुलित होकर मानव सभ्यता का क्या मिटा देगा? नामो निशान मिटा देगा, नामो निशान खत्म कर देगा। मतलब क्या है कि किसी भी कविता का, कहानी का शीर्षक उसके उद्देश्य, किस उद्देश्य से लिखा गया है उसी के अनुसार रखा जाता है। तो कवि जो ये शीर्षक रखा है एक वृक्ष की हत्या, इसमें यह संदेश देने के लिए प्रयास किया है कि यदि वृक्ष की रक्षा नहीं किया गया तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और नामो निशान मानव का मिट जाएगा। अगला आता है प्रश्न की कविता का समापन करते हुए कुंवर नारायण किन अंदेशों की जिक्र करता है और क्यों? अथवा एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व की किस समस्या को उजागर करती है? कविता का समापन करते हुए कवि यह अंदेशा व्यक्त करता है कि यदि इसी प्रकार वृक्ष की कटाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा के अभाव में नदियां सूख जाएंगी, धरती बंजर हो जाएगा, वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि जीव जंतु से रहित हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि जब पेड़ नहीं रहेंगे तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 ग्रहण करके ऑक्सीजन दे छोड़ते हैं। अर्थात इन दोनों में असमानताओं के कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। फलस्वरूप लोग प्राकृतिक प्रकोप एवं घातक रोगों के क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे और मरने लगेंगे। मतलब ये कविता का समापन करते हुए ये लास्ट में बोलते हैं ना कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, बचाना है वायु को दूषित हो जाए, वायु को धुआं हो जाने से, बचाना है भोजन को जहर हो जाने से। एक वृक्ष की हत्या के प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखें। तो वृक्ष भी एक तरह का जीव है। वृक्ष को तो काटना जीव की हत्या होता है। आज एक वृक्ष नहीं बल्कि हजारों लाखों वृक्ष की हत्या का सवाल है जो मानव जीवन की संकट का कारण बन गया है। वृक्ष मानव के हर
कदम पर सहयोगी मित्र बना है, किंतु मानव उसे बेजान व्यर्थ समझ करके अपने लाभ के लिए काट करके खत्म कर रहा है। यह मनुष्य की मूर्खता है कि अपने तत्काल लाभ के लिए वह भविष्य के सर्वनाश पैदा कर रहा है। अतः ऐसी कविता प्रासंगिकता बहुत अधिक है। इसमें एक वृक्ष का बात बस किया गया है, लेकिन ये लाखों करोड़ों वृक्ष के साथ ऐसा हो रहा है। वृक्ष को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं कि कुछ नहीं है, बेजान जीव है, इसको काट कूट के फेंक देते हैं, लेकिन ये सर्वनाश पैदा करेगा एक आगे चल करके। इसका जिम्मेवार पूरा तरह से कौन होगा? मनुष्य खुद होगा। अगला प्रश्न है कि ये तो हो गया, शहर, देश और घर कभी किन किन चीजों को बचाने के लिए बात करता है और क्यों? तो घर, शहर और देश के बाद कभी पर्यावरण पर अपनी चिंता व्यक्त करता है कि नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, पेड़ों को कट जाने से, नदियों में बालू कूड़ा करकट भर जाने से नदियां नाला का रूप ले जा रही है। हवा में इतना प्रदूषण मिलता जा रहा है कि हवा धुएं के समान होती जा रही है। लोग शुद्ध हवा के लिए तरसने लगे हैं। इसीलिए जंगल को मरुभूमि होने से बचाना है, अर्थात कभी मनुष्यता को बचाने की बात करता है। अब मान लो घर, शहर और देश के बाद में कभी साधा बोलता है ना कि बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, नादिर शाह से बचाने के लिए लुटेरा से, घर को बचाना है लुटेरा से, शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। इसके बाद नदियों के बारे में कहा है, जंगल के बारे में कहा है, और इस पूरा पर्यावरण के बारे में कहा है कि इसको बचाना होगा। अगला आता है लॉन्ग प्रश्न में, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। सब प्रसंग व्याख्या है, 5 अंक आता है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कुंवर नारायण है। यह प्रसंग एक बुढ़े वृक्ष को चौकीदार के रूप में चित्रित किए जाने से जुड़ा है। कवि का कहना है कि कोई मौसम हो, धूप हो अथवा बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, सर्दी का बुढ़ा वृक्ष को देख करके लगता है कि वह हमेशा सतर्कता के साथ निडर और तत्परता पूर्वक अपनी खाकी वर्दी में सबकी रखवाली करने में खड़ा है। कवि की ऐसा कल्पना से लगता है कि बुढ़ा वृक्ष एक मामूली वृक्ष नहीं है, बल्कि वह जुगों जुगों से हमारी सुरक्षा का साधन है। वृक्ष हमारी संस्कृति का पोषक है, हर मौसम में एक विश्वसनीय, ईमानदार और पहरेदार के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। कवि क्या कह रहा है कि कोई भी मौसम हो, सब कोई भाग जाता है, वृक्ष जो होते हैं भागते नहीं है। यानी कि ये हमें धूप में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा कुछ ना कुछ देने का ही प्रयास करते हैं। तो ये कवि जो है, ये संस्कृति के पोषक पौधों को एक मित्र के भांति बताते हुए कहा है कि इसे हमें रक्षा कर, जैसे वो हमारी रक्षा करता है, हमें भी इसका रक्षा करना चाहिए, हमें इसको काटना उठना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है कि दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। तो इसमें भी सप्रसंग व्याख्या है, इसमें यह भूमिका आपको बनाना ही पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कुंवर नारायण है। इस प्रसंग में कवि ने वृक्ष के और कवि के बीच हो रहे संवाद को व्यक्त किया है। कवि कहता है कि वह वृक्ष, बुढ़ा वृक्ष, गर्मी, सर्दी, बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह अपनी खाकी वर्दी में चौकन्ना रहता था। जैसे ही कवि पेड़ के पास पहुंचता था, वह दूर से चौकीदार के समान उसे सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार हार जाने वालों से उसकी जानकारी पूछता है, वैसे ही वृक्ष भी कवि से तुम कौन हो पूछता था। तब कवि अपने को उसका दोस्त बनाकर उसके शीतल छाया में बैठ जाता था। वृक्ष कहता था कि मेरे कारण ही तुम्हारा अस्तित्व है, तो कवि उसे कहता कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मतलब क्या है कि इसमें कवि कहना चाहता है कि वृक्ष में और उसमें एक संवाद होता था। क्या संवाद होता था? कि वृक्ष जैसे चौकीदार होता है, वो हर किसी से पूछता रहता है कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस घर में जाइएगा। वैसे ही वृक्ष भी वहां बैठ करके एक चौकीदार की भांति चौकीदारी करता है, और उसका कवि जो है उसका दोस्त बना करके उसके शीतल छाया में बैठ जाता है। वृक्ष कहता है कि तुम्हारे कारण मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है, कवि से कहता है। तो कवि भी कहता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं? रक्षक हूं। व्याख्या करें, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। इसका मतलब क्या है कि जंगल को मरु, इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? तो प्रस्तुत पंक्तियां
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है, जिसके लेखक कुंवर नारायण हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि वृक्षों के हो रहे अंधाधुंध कटाई से होने वाले परेशानियों के बारे में आगाह करता है। क्या आगाह करता है? कवि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि पेड़ पौधे के बिना धरती बंजर हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी, फलता नदियां सूख जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा कि जीव जंतु जल करके क्या बन जाएंगे? राख। इस प्रकार सभ्यता का अंत हो जाएगा। इसीलिए कवि प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए मानव सभ्यता के लिए जीवन जंगलों की रक्षा को क्या मानता है? आवश्यक मानता है, ताकि धरती मरुस्थल न बने और मनुष्य जंगल न बने। कवि का कहना चाहता है कि वृक्ष भी हमारे मित्र हैं और हमें इसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। मतलब कवि बता रहे हैं कि अगर ये सब क्लियर नहीं किया गया, अगर ये सब वृक्ष वगैरह का बचाया नहीं गया तो धरती बंजर हो जाएगी, क्योंकि पानी ही नहीं मिल पाएगा, नदियां क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी, वायुमंडल क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि सब कोई मर जाएगा। कवि अपनी प्रकृति के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मानव सभ्यता के लिए जंगलों की रक्षा को क्या मानता है? आवश्यक मानता है, ताकि धरती मरुस्थल न बने और मनुष्य जंगल न बने। एक वृक्ष की हत्या कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखिए। आज प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो रहा है, पहले का जो सभ्यता है खत्म होता जा रहा है, पर्यावरण का ख्याल नहीं किया जा रहा है, मानव का गुण नष्ट हो रहा है, पशुता राक्षसत्व का गुण बढ़ रहा है, नदियों का स्वच्छ जल प्रदूषित हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में कवि इस ओर ध्यान दिलाना प्रासंगिक है। आज के प्रसंग में कवि की कल्पना चरितार्थ हो रही है, कवि का अंदेशा सत्य हो रहा है। हमें वृक्ष और मनुष्यता की सभ्यता एवं राष्ट्रीयता के प्रति संवेदनशील होना होगा। इन सब की रक्षा के लिए गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि आने वाला समय सुखद हो, धरती पर मानवता स्थापित हो सके, संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण किया जा सके। मतलब क्या है? एक वृक्ष की हत्या के प्रासंगिकता पर विचार करते हुए कहा है कि आज जो है प्राचीन सभ्यता का ह्रास हो रहा है, पहले की सभ्यता खत्म हो जा रहा है, पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये कविता ये सब बहुत पहले लिखा गया है कि देखिए ये सब आगे होने वाला है। ये बात तो सही है, पर्यावरण पूरा खराब होता जा रहा है। आज कवि का अंदेशा बिल्कुल क्या हो रहा है? सच हो रहा है कि नहीं, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति संवेदनशील होना होगा। अगर इन सब का विचार नहीं किया गया तो मानवता खत्म हो जाएगा, और अगर इस सब का विचार किया गया तो धरती फिर से सुखद हो जाएगी और सब कुछ वातावरण, स्वच्छ वातावरण का निर्माण संभव होगा। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या का सारांश लिखें। कभी जब भी बाहर से आता था तब उसे दरवाजे पर बूढ़े वृक्ष को देख करके आनंद संतोष मिलता था, पर आज जब वो बाहर से घर आया तो उसे दरवाजे पर नहीं देख करके बड़ा दुख हुआ। उसे एक रिक्तता और खालीपन का एहसास हुआ। वह बुढ़ा वृक्ष उसके घर के दरवाजे पर हमेशा चौकस चौकन्ना रहता था। वह वृक्ष उसके घर के पहरेदार था, पर बुढ़ा चौकीदार वृक्ष किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ गया, उसे काट डाला गया, उसकी हत्या हो गई। कवि को उसके पहले ही आशंका थी, किसी की निगाह उस बूढ़े वृक्ष पर लगी हुई है, वह अवश्य उस बूढ़े वृक्ष की हत्या कर देगा, और यही हुआ। वृक्ष की हत्या पर कवि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहता है कि हमारी असावधानी के चलते ऐसा होता है। अगर कोई प्राणी जगत की रक्षा करने वाले स्वार्थ के लिए मार डालता है, वृक्ष की हत्या के बाद कवि को आशंका होता है कि कहीं लुटेरे उसके घर को, शहर को और देश को ही न लूट ले। सब जगह लूट मची हुई है। कवि लूट के प्रति सावधान रहने की बात करता है। वह वृक्ष की हत्या पर्यावरण की हत्या का एक अंग मानता है। वह पर्यावरण की चिंताओं से ग्रस्त हो जाता है। वह आत्म सजग होकर घोषणा करता है कि हमें नदियों को नाला होने से, हवा को धुआं होने से और खाद्य पदार्थ को जहर होने से बचाना है। जंगलों को कटने से मरुस्थलों को लगातार विस्तार हो रहा है। भौतिकता के लिए विशेष आग्रह के साथ सभ्य कहलाने वाला आदमी असभ्य होता जा रहा है। कवि इस चिंता से ग्रस्त है। कवि तमाम आशंकाओं के बीच अपने कर्मठ होने का परिचय देते हुए कहता है कि इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें हर कीमत पर अपने घर, नगर, देश, नदियों, हवा, खाद्य पदार्थ, जंगल तथा मानवता की सुरक्षा आवश्यक है।
तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यर्था को यह कविता व्यक्त करता है। कविता में यह कहना चाहता है कि अगर हम इस सबसे सजग नहीं हुए तो हम लोगों का अंत भी बहुत नजदीक है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ भी साधन रहे, ऑक्सीजन बनाने का मशीन वगैरह नहीं बना, ऑक्सीजन बनाने का एकमात्र साधन है पेड़ पौधे, ये सब खत्म तो मानव सभ्यता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस पाठ में इतना ही प्रश्न।